भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हमने कदम रखा वो 1962 में रखा। तो दुनिया की ये टॉप सरकारी स्पेस एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं। भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह हैं जो विभिन्न प्रकार का डेटा, विभिन्न प्रकार के चित्र जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसे भूस्थैतिक कक्षा या भू तुल्यकालिक कक्षा बोला जाता है। नेविगेशन उपग्रहों को भेजने के लिए हमने एक सिस्टम शुरू किया, यानी भारत का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम हमने लॉन्च किया। ठीक है, अभी जीपीएस सिस्टम अमेरिका का है, अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से हमारे हवाई जहाज जो है वो अब किसी भी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं, वहां से उड़ान भर सकते हैं और अपना रास्ता तय कर सकते हैं। लियो ऑर्बिट में भारी सैटेलाइट भेज सकते हैं 5000 किलोग्राम के, और जियो ऑर्बिट में लगभग 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेज सकते हैं। इस कंपनी का नाम था स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने विक्रम एस रॉकेट बनाया और इसको लॉन्च किया, और इस मिशन को नाम दिया था प्रारंभ। हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। इस बैच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो सीरीज है, उस लेक्चर सीरीज में आज पहला चैप्टर, पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स को देखा जाए या मेंस को भी देखा जाए तो उस हिसाब से, और ये टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसका लेक्चर 1 आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो क्या क्या चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसरो के बारे में, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे बनी, इसके बारे में, इसके संक्षिप्त इतिहास को हम यहां पर देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट्स का मतलब यह होता है कि जिसमें उपग्रह घूमते हैं, यानी जिसे हम लोग कक्षाएं बोलते हैं, उन कक्षाओं के बारे में यहां पर बात की जाएगी। इसके बाद हमारे जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसे हम लोग इनसेट के नाम से जानते हैं, ऐसे सैटेलाइट प्रोग्राम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आईआरएस सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, इसके अलावा इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यानी जिसे हम लोग नाविक के नाम से जानते हैं, वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रक्षेपण यान, यानी कि वो रॉकेट जिनकी मदद से, ठीक है, जिनकी मदद से हम सैटेलाइट को यानी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, उन प्रक्षेपण यानों के बारे में जानेंगे, जिसमें पीएसएलवी है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जीएसएलवी है, आप लोगों ने सुना होगा, आरएलवी है, आप लोगों ने सुना होगा, एसएसएलवी है, आप लोगों ने सुना है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, ये पूरे के पूरा का पूरा जो ये वीडियो लेक्चर है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम लोग अगर बात करें तो अगर आप लोग बहुत डिटेल में, पूरे डिटेल में हमारा पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से बनाया गया है, तो अगर आप यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर 1 साल प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, प्रहार हिंदी ओनली हिंदी में अवेलेबल है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, प्रहार शुद्ध हिंदी में भी अवेलेबल है, और इसी प्रहार को टाइटन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश, प्योर इंग्लिश मीडियम बैच के अंतर्गत। ठीक है, इसकी जो फीस है वो 9,999 से ऑनवर्ड है। इसके अलावा अगर आप 2 साल का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, जो 2027 को टारगेट करता है, तो संकल्प बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश में से पिनाकेल के नाम से जाना जाता है, जिसकी फीस 13,499। इसके अलावा 3 साल का अगर 2028 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो 3 साल वाला हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे प्रारंभ के नाम से जाना जाता है, जो इंग्लिश प्लस हिंदी में अवेलेबल है, और ये ज्यादातर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बनाया गया है, और 31,999 की फीस के साथ ये शुरू है। तो बच्चों, ये हमारा एक छोटा सा संक्षिप्त मैंने आप लोगों को अपने बैचेस के बारे में बता दिया। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बच्चों बात करें, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो भारत में शुरुआत हुई बच्चों, भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हमने कदम रखा वो 1962 में रखा। 1962 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई बच्चों। 1947 के बाद 1962 में
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको इनको स्पार के नाम से हम जानते हैं। इनको स्पार का जो फुल फॉर्म था वो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। इसको 1962 में बनाया गया और पहली बार अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने कदम रखा। लेकिन और इसका जो श्रेय जाता है सबसे पहले उन महान वैज्ञानिक को जाता है जिनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनका चित्र आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये कहे जाते हैं इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है, यानी भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो जनक कहलाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अगर पॉलिटिकल विल की बात की जाए कि किसका पॉलिटिकल विल था, किसका राजनीतिक एक कह सकते हैं कि जुड़ाव था इस पूरे प्रोग्राम के तहत, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत योगदान रहा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। हम लोगों की जो शुरुआत हो पाई उसमें इन्होंने बहुत सहायता जो है हमारे वैज्ञानिकों की जिससे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने अपना पहला कदम रख पाए और हमने शुरुआत करी। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑर्गेनाइजेशन बना था उसका नाम था इनकोस्पार 1962 में। बाद में हमने इसी को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके इसको और स्वायत्तता दे दी और अब पूरी तरीके से एक फुल फ्लेज एक ऑर्गेनाइजेशन हमने एस्टेब्लिश करी 1969 में। 1969 में 15 अगस्त 1969 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इसरो। तो पहले हमने जो शुरुआत करी थी 1962 में वो इनको स्पार नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उसी को मॉडिफाई करके 15 अगस्त 1969 को हमने इसरो की स्थापना की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को स्थापित किया गया और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो क्या बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया। तो याद रखिएगा इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर मौजूद है? वो बेंगलुरु में मौजूद है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो हमारा इसरो है, इसरो जो है वो भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। यह बात याद रखिएगा, जो इसरो है बच्चों ये हमारे भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है और ये जो अंतरिक्ष विभाग होता है ये प्रधानमंत्री यानी कि जो पीएमओ कार्यालय है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसरो कोई भी डिसीजन अगर लेता है, कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है या कोई भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में डिसीजन लेता है तो इस डिसीजन को कन्वे करता है भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत और अंतरिक्ष विभाग इसको भेजता है अंतरिक्ष आयोग को। अंतरिक्ष आयोग में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं। ये सारे एक्सपर्ट्स ये देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये जो डिसीजन लिया गया है या जो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई अगर सैटेलाइट हम भेजने जा रहे हैं, क्या ये हमारे देश के लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, क्या हम जितना हम इसके फायदे सोच रहे हैं उतने फायदे हम इसके ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो ये जो पूरी टीम होती है अंतरिक्ष आयोग की, ये डिसीजन लेती है कि हाँ हम इसको हमें हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग इसको पास कर देते हैं, अंतरिक्ष आयोग के जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, अगर इस प्रपोजल को पास कर देते हैं तो ये प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जाता है। उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसे अप्रूव करिए, ये हमारे देश के हित में है और फाइनली जो है भारत के प्रधानमंत्री जी जो है इस पर फाइनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी जो है या हमारा जो पीएमओ ऑफिस है वो इससे बंधा हुआ है कि ये जो कह देंगे वही उनको मानना है। लेकिन ये है कि ये एक्सपर्ट्स की राय होती है और इस राय को पीएमओ जो है वो प्रधानमंत्री जी इसको समझते हैं। ठीक है, और फाइनल नोट उनका होता है और जब इसको पूरी तरीके से स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है किसी प्रोजेक्ट को तो उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा जाता है। तो मतलब अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं तो हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, ये किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है और अंतरिक्ष विभाग जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। किसी मंत्रालय का इस पर कोई जो है वो अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें मैंने थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता दिया कि ये कैसे कंट्रोल होता है, किसके ऊपर किसके ऊपर कौन सा विभाग है, ये सारी बातें बता दी। अब जैसे भारत का बच्चों इसरो है, यानी इसरो है, जैसे भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम इसरो है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसरो है। इसके अलावा दुनिया की और भी स्पेस एजेंसियां
एजेंसियां हैं जिनके अपने सरकारी स्पेस एजेंसियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जिनका कम से कम आपको नाम पता होना चाहिए। तो मैं अगर बताऊं तो यहां पर यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करूं यानी अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका की जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है उसे हम लोग नासा के नाम से जानते हैं। नासा के नाम से जानते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा चाइना की जो सरकारी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उससे हम लोग CNSA के नाम से जानते हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर ESA यानी यूरोप की स्पेस एजेंसी को अगर हम लोग देखें तो यूरोप की स्पेस एजेंसी को ESA के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है। फ्रांस की अगर बात की जाए बच्चों तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग NCSS के नाम से जानते हैं, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के नाम से जानते हैं। बच्चों ये बात थोड़ा हमें पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर अखबार में, न्यूज़पेपर में हमें इन सब का नाम नासा के नाम से या CNSA के नाम से इस तरीके के नाम हमें दिखाई देते हैं, तो हमें कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जापान की स्पेस एजेंसी का नाम, तो जापान की स्पेस एजेंसी को हम लोग JAXA के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के नाम से इसे जाना जाता है। रशिया की स्पेस एजेंसी बच्चों रॉसकॉस्मोस के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? रॉसकॉस्मोस के नाम से जानी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है रॉसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज। और इंडिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो के नाम से जानी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। तो दुनिया की ये टॉप सरकारी स्पेस एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं। ठीक है बच्चों। तो कम से कम इनके नामों के बारे में आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। कभी कभी ये एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और आपको बेसिक आइडिया भी होना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग उपग्रहों के बारे में समझते हैं और लॉन्च व्हीकल्स के बारे में समझते हैं, जो हम लोग आज जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं जो पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती हैं और विभिन्न प्रकार की हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ऐसे जो मशीनें होती हैं, ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, इन्हीं को हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के से दूर, ठीक है, पृथ्वी से दूर लगभग 200 से लेकर 40,000 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, दूरी पर कुछ मशीनें होती हैं, ठीक है, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं जिनको अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और वो अंतरिक्ष के चारों तरफ घूमते हुए हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। और इन मशीनों को, इन उपग्रहों को जिस रॉकेट की मदद से भेजा जाता है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लॉन्च व्हीकल या उसे हम लोग प्रक्षेपण यान कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। तो वो रॉकेट जो सैटेलाइट को, जो उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाता है, उसे प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल्स के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ ये जो मशीनें होती हैं इन्हें उपग्रह के नाम से जाना जाता है। अब अगर मेरे बच्चों अगर उपग्रहों की हम लोग बात कर रहे हैं तो उपग्रहों की अगर बात करें तो अलग अलग काम के उपग्रह होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की सेवाएं देते हैं। तो जैसे मैं शॉर्ट में अगर बता दूं, ठीक है, उपग्रहों की बात करें तो अगर कोई ऐसा उपग्रह है बच्चों, कोई अगर ऐसा उपग्रह है जो कि हमें जो है वो टेलीकम्युनिकेशन जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें संचार सेवाएं देता है, अगर हमें संचार सेवाएं देता है तो ऐसे उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? संचार उपग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे उपग्रह जो हमें टेलीविजन की सर्विसेज यानी कि टेलीविजन जिनकी मदद से हम देख पा रहे हैं, जिनकी मदद से हम मोबाइल पर बात कर पा रहे हैं, जिनकी मदद से हम लोग जो है रेडियो सुन पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज मेरे ये जो क्लासेस हैं आप तक पहुंच पा रही हैं, ठीक है। तो ये जो भी सेवाएं हैं, जो संचार सेवाएं होती हैं, जिन उपग्रहों के माध्यम से दी जाती हैं, उन उपग्रहों को बच्चों संचार उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, संचार उपग्रहों के नाम से जानते हैं। भारत में जो संचार उपग्रह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें इनसेट के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आप बच्चों याद रखिएगा, आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखिएगा, अगर इनसेट नाम के कोई भी सैटेलाइट आप देख लीजिए, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट
इनसेट 1C, अगर इस तरीके का कोई उपग्रह आपको नजर आए किसी न्यूज़पेपर में, किसी करंट अफेयर में, तो आप आंख बंद करके बता दीजिएगा कि ये भारत के संचार उपग्रह हैं। या फिर अगर आपको जीसैट नाम के उपग्रह आपको नजर आए, जीसैट 1, जीसैट 2, जीसैट 3, ऐसे कुछ उपग्रह नजर आए, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी भारत के संचार उपग्रह हैं। और अगर आपको सीएमएस नाम के उपग्रह नजर आए, सीएमएस 01, 02, 03, इस तरीके के उपग्रह भी अगर नजर आए, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी भारत के संचार उपग्रह हैं। तो ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, इनसेट की नॉर्मल सीरीज या जीसैट की सीरीज या सीएमएस की सीरीज, ये सब जो हैं भारत के संचार उपग्रह होते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आपको नजर आए तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा कि ये भारत के संचार उपग्रह हैं जो हमें संचार सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगर हम लोगों को कोई उपग्रह मौसम की जानकारी देते हैं, तो ऐसे उपग्रहों को बच्चों मौसमी उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मौसमी उपग्रह जो मौसम की जानकारी दें, वो मौसमी उपग्रह के नाम से जानते हैं। भारत के जो मौसमी उपग्रह होते हैं बच्चों, वो कल्पना सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। यानी अगर कल्पना 1, कल्पना 2, अगर इस तरीके के आपको उपग्रह नजर आए, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने का मौका मिले, तो आप समझ जाइएगा कि एक प्रकार के भारत के मौसमी उपग्रह हैं। अगर बच्चों आपको इनसेट नाम के उपग्रह दिखाई पड़े, इनसेट कुछ अलग नाम हो, यानी 1A 1B या 2A 2B ना हो, बल्कि जैसे 3D हो, 4D हो, ठीक है, 3DR हो, ठीक है, इस तरीके के अगर उपग्रह आपको नजर आए जो थोड़ा सा 1 और 2 की सीरीज से अलग हो, तो आप समझ जाइएगा कि मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बहुत सारी संभावना है कि ये मौसमी उपग्रह हैं, ये भारत के मौसमी उपग्रह हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कल्पना या इनसेट 3D 4D 3DR 4DR इस टाइप के उपग्रह दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइएगा कि ये मौसम की जानकारी देने वाले, मौसम का डेटा देने वाले मौसमी उपग्रह हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद तीसरा होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब होता है, हिंदी में उसे बोलते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह। क्या बोला जाता है बच्चों? सुदूर संवेदन उपग्रह कहा जाता है। अब ये जो सुदूर संवेदन उपग्रह होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और पृथ्वी की फोटोग्राफ्स जो है वो लेते रहते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का रडार के माध्यम से बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। पृथ्वी की सतह पर क्या कौन सी घटनाएं हो रही हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे यानी कि भूमि के अंदर कौन सी घटनाएं हो रही हैं, पृथ्वी के पर्यावरण में किस तरह का बदलाव हो रहा है, मतलब हर तरीके का डेटा, हमारे बॉर्डर पर क्या एक्टिविटी हो रही है, दुश्मन हम पर किस तरह से जो है वो कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है अटैक करने की या कुछ ऐसा है, उनकी सेनाएं कैसे मूव कर रही हैं, मतलब हर तरीके का चित्र ऊपर से लेता है, हर तरीके का चित्र लेता है, हर तरीके का डेटा लेता है और हमें प्रोवाइड करता रहता है, चाहे हमारे पर्यावरण के बारे में हो, चाहे हमारे किसी आपदा के बारे में हो, चाहे वो किसी हमारे बॉर्डर एरिया के बारे में हो, चाहे हमारे खनिज पदार्थों के बारे में हो, चाहे हमारे समुद्र के बारे में हो, चाहे वो हमारे किसी भी जगह पर अगर कहीं डिजास्टर हो चुका है, आपदा आ चुकी है तो उसके प्रबंधन के बारे में हो, तो हर तरीके का डेटा हमें प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऐसे उपग्रहों को सुदूर संवेदन उपग्रह के नाम से जाना जाता है बच्चों, सुदूर संवेदन उपग्रहों के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो सुदूर संवेदन उपग्रह हैं बच्चों, सुदूर संवेदन उपग्रह, भारत में सबसे ज्यादा सुदूर संवेदन उपग्रह भेजे जाते हैं। भारत सुदूर संवेदन उपग्रहों को भेजने में महारत उसे हासिल है, ठीक है, महारत हासिल है। और हमारे सुदूर संवेदन उपग्रह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर IRS नाम के उपग्रह आपको नजर आए, IRS 1A, IRS 1B, ऐसे उपग्रह नजर आए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये सुदूर संवेदन उपग्रह हैं, भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह हैं। अगर बच्चों आपको कार्टोसैट नाम के उपग्रह आपको नजर आए, तो आप कार्टोसैट नाम का उपग्रह कभी नजर आए, तब भी आप समझ जाइएगा कि भारत का सुदूर संवेदन उपग्रह है। इसके अलावा अगर बच्चों आप लोगों को कभी भी हाइसिस नाम का उपग्रह दिख जाए, तो यह भी भारत के सुदूर संवेदन उपग्रहों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रिसैट नाम के उपग्रह दिख जाएं, तब भी आप समझ लीजिएगा, रिसैट 1, रिसैट 2, रिसैट 3, तब भी आप समझ लीजिएगा भारत का यह सुदूर संवेदन उपग्रह है। अगर बच्चों आप लोगों को EOS नाम के, EOS 01, EOS 02 इस तरीके के उपग्रह भी दिख जाएं, तो भी आप समझ जाइएगा कि यह भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह है। मतलब इस तरीके का कोई भी उपग्रह आपको नजर आए, तो आप समझ लीजिएगा कि यह भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह हैं, जो विभिन्न प्रकार का डेटा, विभिन्न प्रकार के चित्र
जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, चाहे वो मतलब हमारे शहरी विकास हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे हमारे बॉर्डर के एरिया को की निगरानी करना हो, हमारे जो पर्यावरण की निगरानी करना हो, हमारे खनिज पदार्थों को खोजना हो, ठीक है, हमारे समुद्र में होने वाली गतिविधियों का पता करना हो, तो हर काम जो है वो सुदूर संवेदन उपग्रहों के माध्यम से किया जाता है बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट उपग्रह होते हैं जो कि हमें नेविगेशन करते हैं। नेविगेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में मदद करते हैं। जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हो बच्चों, तो जीपीएस यूज करते हो तो आप बता देते हो कि मुझे इस फला जगह जाना है, तो जीपीएस तुरंत बता देता है कि आप यहां पर मौजूद है, आपको यहां पहुंचना है, तो इस रास्ते से आप वहां पहुंच जाइए। तो ये जो उपग्रह जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे हवाई जहाजों को रास्ता दिखाते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से रास्ता दिखाते हैं, हमारे पानी के जहाजों को रास्ता दिखाते हैं, हमारे फाइटर जेट्स को रास्ता दिखाते हैं, तो ऐसे जो रास्ता दिखाने वाले, नेविगेशन करने वाले ऐसे जो उपग्रह होते हैं, उन्हें नेविगेशन उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं, या नौ परिवहन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो नेविगेशन उपग्रह, इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? नेविगेशन उपग्रह कहा जाता है। तो नेविगेशन उपग्रह जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो अमेरिका का है, जिसे जीपीएस के नाम से जानते हैं बच्चों, वो नेविगेशन उपग्रह है। लेकिन जो भारत अपने खुद का नेविगेशन उपग्रह बना रहा है, जिसकी सीरीज उसने भेजी है, वो इरनस नाम से है। इरनस नाम से है ये इरनस, तो इसका मतलब इरनस 1A, इरनस 1B, इरनस 1C, इरनस 1D। अगर इस तरीके के कोई भी उपग्रह आपको बच्चों दिखाई पड़े कहीं पर न्यूज़पेपर वगैरह में आपको देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि भारत का नेविगेशन उपग्रह है, भारत का खुद का जीपीएस सिस्टम है। ठीक है, जिसे हम लोग ने बाद में नाविक के नाम से भी जाना। इसके अलावा अभी इसी सीरीज में हमने कुछ और नए उपग्रह भेजे हैं, जिसमें से एनवीएस नाम का उपग्रह है, एनवीएस 01, एनवीएस 02, इस तरीके के उपग्रह हैं। तो ये भी एक प्रकार के नेविगेशन उपग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं बच्चों जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी नजर ब्रह्मांडी घटनाओं पर होती है। ब्रह्मांड में कैसे तारे बनते हैं, कैसे ब्लैक होल बनते हैं, कैसे जो है वो ब्रह्मांड में जो है बड़े विस्फोट होते हैं, तो सबको समझने के लिए, यानी ब्रह्मांडी घटनाओं को समझने के लिए कुछ उपग्रह भेजे जाते हैं जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन उनकी नजर जो है ब्रह्मांडी घटनाओं पर बनी रहती है। तो ऐसे उपग्रहों को हम लोग बोलते हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, या इस तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह के नाम से जाना जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं लेकिन ब्रह्मांडी घटनाओं पर, घटनाओं का जो डेटा होता है उनके बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल जो उपग्रह होते हैं बच्चों, उनमें भारत के दो उपग्रह हैं। एक का नाम है बच्चों एस्ट्रोसैट, भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था एस्ट्रोसैट, जिसको 2015 में भेजा गया था, और अभी हमने हाल फिलहाल में भेजा है एक्सपोसैट। ठीक है, तो ये दो उपग्रह हैं, एस्ट्रोसैट और एक्सपोसैट, जो भारत के एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह हैं, जो भारत की एक तरीके से कह सकते हैं भारत का के अंतरिक्ष में मौजूद दूरबीनें हैं, जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांडी घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारा का सारा आपको सारे जितने टाइप के उपग्रह होते हैं उनकी सेवाओं के आधार पर इनको विभाजित किया, और साथ ही साथ हम इंडियन एग्जांपल्स भी सब बता दिए। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जैक्टली कौन सा उपग्रह, ऐसे सैकड़ों उपग्रह नजर आते हैं आपको न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन सा उपग्रह किस कैटेगरी में आता है, इसका क्या काम है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप इससे पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको कैटेगराइज किया, जो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इनसेट देखेंगे, जीसैट देखेंगे, सीएमएस देखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये संचार उपग्रह हैं। कल्पना देखेंगे, इनसेट 3D 4D देखेंगे, मौसमी उपग्रह है। आईआरएस देखेंगे, कार्टोसैट देखेंगे, हाइसिस देखेंगे, तुरंत बता देंगे कि ये एक तरीका का सुदूर संवेदन उपग्रह है। तो बच्चों ये कैटेगराइजेशन करने से अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बार में अब आपको पहचान हो जाएगी आखिर ये कौन सा उपग्रह है और इसका कार्य, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या बताया बच्चों कि जो ये सैटेलाइट्स होते हैं बच्चों, ये सैटेलाइट्स होते हैं, इन सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है इस सैटेलाइट्स को बच्चों? अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो ऐसा नहीं कि सैटेलाइट को हम कहीं से कहीं पर भी भेज सकते हैं, मतलब
मतलब कहीं पर भी हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, कहीं पर भी इन उपग्रहों को भेज दिया, ऐसा नहीं होता। हर उपग्रह का एक नियत कक्षा होती है, नियत ऑर्बिट होती है, वहां पर भेजा जाता है। मतलब उपग्रहों को अंतरिक्ष में जिस स्थान पर भेजा जाता है, उस स्थान जहां पर वो पहुंचकर हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, उस जगह को हम लोग कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। पृथ्वी की कक्षाएं बोलते हैं या ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। अब ये कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं उसे समझ लेते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से अगर 200 से लेकर 2000 किलोमीटर, पृथ्वी से लगभग 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट पर, यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करें और 200 किलोमीटर पर भेजें या उससे 2000 किलोमीटर पर भेजें, तो बच्चों ये जो ऑर्बिट होती है, ये जो कक्षा होती है जिसमें उपग्रहों को भेजा जाता है, इसे हम लोग लियो कहते हैं। लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, या हिंदी में से बोला जाता है निम्न भू कक्षा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न भू कक्षा, या इंग्लिश में बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, ऑर्बिट कहा जाता है, निम्न भूकक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है बच्चों, ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है, इसमें हमेशा याद रखिएगा सैटेलाइट हमेशा ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका बच्चों साउथ पोल है, तो इसमें सैटेलाइट हमेशा इसे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें सैटेलाइट हमेशा पोल टू पोल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो हमेशा पोल टू पोल मूवमेंट करते हैं, यानी कि ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाते हैं। इसलिए लियो का जो दूसरा नाम है, ठीक है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट का जो दूसरा नाम है वो है पोलर ऑर्बिट। क्या नाम है बच्चों? पोलर ऑर्बिट नाम है, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कक्षा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? ध्रुवीय कक्षा के नाम से जानते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट को ही ध्रुवीय कक्षा भी बोलते हैं। और ये कितने किलोमीटर पे होती है? पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में इन्हें भेजा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। तो लो अर्थ ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट। ठीक है, अब इस लो अर्थ ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट में किस प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं याद रखिएगा बच्चों। तो ये भेजे जाते हैं जैसे कि सुदूर संवेदन उपग्रह। अभी मैंने आपको बताया ना, जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट में इनको भेजा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट होते हैं बच्चों, तो इन एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट को भी, ठीक है, सैटेलाइट को या एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह को हम लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि अभी मैंने जो पहले आप लोगों को बताया आईआरएस नाम का उपग्रह, आईआरएस नाम का उपग्रह, इसके अलावा रिसैट नाम का उपग्रह, कार्टोसैट नाम का उपग्रह, ये सब सुदूर संवेदी उपग्रह इसी लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह जैसे कि आपका एस्ट्रोसैट है या एक्सपोसैट है, तो इसे भी इसी ऑर्बिट में, यानी निम्न भूकक्षा में भेजा गया है, यानी कि पोलर ऑर्बिट में भेजा गया है, जहां पर ये पोल टू पोल घूमते हुए हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अगर बच्चों बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो दूसरा जो मतलब ऑर्बिट होता है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है लगभग, तो उस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं जियो ऑर्बिट बोलते हैं। जियो ऑर्बिट यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट इसे इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसे जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है भूस्थैतिक कक्षा। इसे बोला जाता है भूस्थैतिक कक्षा कहा जाता है बच्चों, या फिर इसे भू तुल्यकालिक कक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। भूतुल्यकालिक कक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। तो भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। तो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसे भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा बोला जाता है। कितने किलोमीटर पर होती है? पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ठीक है, इसमें जो सैटेलाइट होते हैं वो पोल टू पोल मूवमेंट नहीं करते हैं, बल्कि इनको इक्वेटर
इक्वेटर के सामने यानी भूमध्य रेखा के जस्ट सामने भेजा जाता है। तो ये इसको मान लीजिए कि उनको क्या होता है, पोल मतलब जो पोलर सैटेलाइट होते हैं उनको पोल टू पोल यानी ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाने के लिए भेजा जाता है। और ये जो आपके भूस्थैतिक कक्षा होती है में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं या भूतुल्यकालिक कक्षा में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनको भेजा जाता है बच्चों किसमें, इक्वेटर के सामने यानी कि आपके भूमध्य रेखा के सामने। तो मान लीजिए मैंने ये भेजा सैटेलाइट, तो ये यहां पर चला गया और फिर इसका पृथ्वी जो है अपनी जो अक्ष पर घूमती है और ये जो सैटेलाइट है जो भूतुल्यकालिक उपग्रह भेजा गया है भूतुल्यकालिक कक्षा में, ये जो है अपने कक्षा में घूम रहा है। तो मैं पृथ्वी हूं मान लो और ये जो है सैटेलाइट है, तो ये मैं जो हूं वो अपनी अक्ष पर घूमूंगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और ये अपनी कक्षा में घूमता है। दोनों इस तरीके से घूमते हैं, दोनों इस तरीके से मैच करके अपनी स्पीड को घूमते हैं, अपनी गति को इस तरह से इस तरीके से मेल करके घूमते हैं कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये अपनी कक्षा में घूमता है, ये लगातार इस तरीके से सिंक्रोनाइज तरीके से ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं कि हमेशा जो है इसकी नजर यानी इसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है, एक स्थान पर एक पर्टिकुलर फोकस पर बनी रहती है। तो याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि हमारा रेगुलर सैटेलाइट का जो फोकस होता है वो हम पर लगातार बना रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और ये अपनी कक्षा में घूमता है, ये हमेशा ऐसे 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 इस तरीके से घूमता रहता है। तो एक ही जगह पर फोकस करता है यानी पृथ्वी के एक ही एरिया को फोकस करता है, ठीक है। और पृथ्वी जैसे 24 घंटे में अपना चक्कर पूरे अपने अक्ष पर लगा लेती है, वैसे ही ये अपनी कक्षा में पृथ्वी के साथ साथ जो है अपनी कक्षा में 24 घंटे में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है बच्चों, ठीक है। तो ये एक ही जगह को फोकस करता है, एक ही जगह पर नजर आता है, ठीक है। इसलिए जो है इस कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा, ठीक है, और साथ ही साथ इसे भूतुल्यकालिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आप अगर दिन में 12 बजे भी देखेंगे तब भी वो यही नजर आएगा, फिर दिन में 2 बजे देखेंगे तब भी वहां नजर आएगा, दिन के 5 बजे देखेंगे तब भी वो नजर आएगा, रात में 12 बजे देखेंगे तब भी वो आपको उसी जगह पर नजर आएगा। तो ऐसा लगेगा कि वो ठहरा हुआ है, एक ही जगह पर ठहरा हुआ, दिन में देख रहे हैं वहीं है, 12 क्योंकि हमें पृथ्वी के अक्ष पर घूमने का पता नहीं चलता है ना, लेकिन इसको हम जब देखेंगे तो एक ही जगह पर नजर आएगा। जब एक ही जगह पर हर समय नजर आएगा तो हमें लगेगा ये ठहरा हुआ है, लेकिन वो ठहरा हुआ नहीं है। तो ठहरा हुआ क्योंकि ये नजर आता है, लेकिन ठहरा हुआ है, अगर ठहरा हुआ होता तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती तो ये यहां पहुंच जाता, फिर पृथ्वी अपनी यहां पर घूम जाती तो ये पीछे छूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी घूम रहा है वो भी घूम रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, दोनों इस तरह से घूम रहे हैं कि एक दूसरे का हमेशा एक दूसरे का ऐसे सामना किए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमें नजर आता है, ये हमारी एक जगह पे ठहरा हुआ होता नहीं है, लेकिन नजर आता है कि ये ठहरा हुआ है, एक ही जगह पे हमें दिखाई देता है, बार बार को ऑब्जर्वर को एक ही जगह पर नजर आता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इस कक्षा को बोलते हैं, क्योंकि इसमें सैटेलाइट जो भेजा जाता है वो एक जगह ठहरा हुआ नजर आता है, इसलिए इस कक्षा को बोलते हैं भूस्थैतिक कक्षा यानी ठहरी हुई कक्षा। लेकिन ये ठहरी हुई असल में नहीं होती है, बस हमें समझ आता है कि ये ठहरी हुई कक्षा है, यानी पर यहां पर जो सैटेलाइट भेजा गया वो एक ही जगह पर नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से, और क्योंकि पृथ्वी के अक्ष पर घूमने और साथ ही साथ सैटेलाइट के अपने कक्षा में घूमने का जो मतलब स्पीड होती है, गति होती है, वो सिंक्रोनाइज हो चुकी रहती है, बिल्कुल मैच कर चुकी होती है, इसलिए इसे कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। यानी भू यानी कि अर्थ की तुलना से ये घूम रहा है, यानी उसके तुलनात्मक तरीके से घूम रहा है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वैसे ये कक्षा में घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एक दूसरे के साथ मैच करके घूम रहे हैं, इसी वजह से इस कक्षा को बोला जाता है भूतुल्यकालिक कक्षा। तो इसमें जो सैटेलाइट होते हैं वो ठहरे हुए नजर आते हैं, स्थैतिक नजर आते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि नजर आते हैं इसलिए हम इस कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा बोलते हैं, और पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही ये अपने स्पीड को मैच करते हैं, इसलिए इसे भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो भूस्थैतिक कक्षा होती है बच्चों, इस भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो जितने भी हमारे संचार उपग्रह भेजे जाते हैं ये सब इसी में भेजे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमारी इस कक्षा के अंदर जो है वो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जितने भी हमारे मौसमी उपग्रह हैं वो भी इसी कक्षा में भेजे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जितने भी हमारे भारत के अगर जैसे कि नौ परिवहन उपग्रह हैं, या जो हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं, तो हमारे जो नेविगेशन सैटेलाइट हैं वो भी इसी कक्षा में भेजे गए
हैं। तो संचार उपग्रह जैसे कि जीसैट वगैरह है, मौसमी उपग्रह जैसे कल्पना है, नेविगेशन उपग्रह जो इरनस नाम के उपग्रह भेजे गए हैं, वो सब इसी भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में भेजे गए हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट अपनी सेवाओं के आधार पर कैसे बांटे गए हैं और इनको कहां किस कक्षा में भेजा गया है। इसके अलावा कुछ कक्षाएं होती हैं जैसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, ठीक है, जिसे हम लोग मियो कहते हैं। ये लगभग 10,000 किलोमीटर की उसमें होती है, दूरी पर होती है पृथ्वी की सतह से। लेकिन इसमें भारत जो है ज्यादातर सैटेलाइट्स नहीं भेजता। ज्यादातर जो भारत सैटेलाइट भेजता है वो या तो लियो में भेजता है जिसे पोलर ऑर्बिट कहते हैं, या ज्यादातर जो है वो जियो में भेजता है, या जियो में भेजता है, यानी कि जिसे भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है वो एक ऑर्बिट और होता है जिसे बच्चों हम लोग जीटीओ ऑर्बिट कहते हैं। ये जीटीओ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजे नहीं जाते हैं, बल्कि यहां पर भेजकर हम इसको जियो ऑर्बिट में पहुंचा, हम पहले सैटेलाइट को लियो ऑर्बिट में पहुंचाते हैं, ठीक है, लियो ऑर्बिट में पहुंचाते हैं और फिर इसके इंजन को मान लीजिए कि यहां पर हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से पहले हम सैटेलाइट को कहां पर भेजेंगे? पृथ्वी से हम सैटेलाइट को पहले लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे और फिर इसके बाद ये पहले लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे अंडाकार ऑर्बिट होती है, इसमें चक्कर लगाता रहता है। फिर उसके बाद सैटेलाइट में लगे इंजन की मदद से, उसके में मौजूद फ्यूल की मदद से इसको हम जलाते हैं, उसके फ्यूल को जलाते हैं, इंजन को जलाते हैं, जिससे इसको एक जबरदस्त तरीके का पुश मिलता है और उस पुश मिलने की वजह से ये जो है ये अपनी दूरी और बढ़ा लेता है ये पृथ्वी के। फिर इसके बाद जब ये फिर ऐसे घूमता रहता है, उसके बाद हम इसका इंजन फिर जलाते हैं और इसकी वजह से इसकी दूरी और बढ़ जाती है और फिर ये और दूरी पर चला जाता है। ऐसे करते करते ये लो अर्थ ऑर्बिट से जियो यानी कि हमारी भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा तक पहुंच जाता है। यानी इससे क्या होता है बच्चों कि इंजन, हमेशा याद रखिएगा, कम से कम, असल में होता क्या है अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो इसको जब अंडाकार ऑर्बिट में हम डालते हैं, ठीक है, अंडाकार ऑर्बिट में, यानी मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसको अर्थ की ये ऐसे अंडाकार ऑर्बिट में डाल देते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये सैटेलाइट ऐसे पृथ्वी के, एक बार क्या होता है पृथ्वी से इसकी दूरी कम हो जाती है और एक बार पृथ्वी से इसकी दूरी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जब ये सैटेलाइट ऐसे लो अर्थ ऑर्बिट में डाला जाता है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि वही पोलर ऑर्बिट में ऐसे डाला जाता है और ऐसे घूमता रहता है, और जब ये पृथ्वी के करीब पहुंचता है, यानी कि पृथ्वी से और इसकी दूरी कम होती है, तो इस वक्त पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण इसको अपनी तरफ खींचती है। तो इसकी वेलोसिटी, इसकी जो गति होती है, वो इसकी जो वेग होता है इसका बढ़ता जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच रही है। और जब ये बढ़ता जाता है तभी इसके अंदर लगा हुआ इंजन जिसमें फ्यूल रखा होता है उसे जलाया जाता है, जिससे इसकी जो वेलोसिटी है और बढ़ जाती है, इसका वेग और बढ़ जाता है, और जब ये वेग बढ़ता है तो इससे ये और दूर चला जाता है। फिर ये ऐसे आता है, फिर ये पृथ्वी के करीब आता है, इसकी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे खींचती है, इसका वेग बढ़ता है और फिर इंजन जला देते हैं तो वेग और बढ़ जाता है और फिर ये और दूरी पर चला जाता है। फिर ये पृथ्वी के करीब आता है, फिर इसकी जो गति बढ़ती जाती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी गति बढ़ती जाती है और फिर इंजन ये जलाता है और फिर ये और आगे चला जाता है। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहले भेजते हैं, ठीक है, जीटीओ ऑर्बिट जिसे बोला जाता है। फिर जीटीओ ऑर्बिट में ये क्या करता है, अपनी इंजन का और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद ले लेकर अपने आप को धक्का मार मार के कहां पर 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट, जियो ऑर्बिट में अपने आप को पहुंचा देता है। तो इसमें सैटेलाइट डालकर, थोड़ा सा इंजन जलाकर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद लेकर, इसमें कम से कम ऊर्जा का क्षय करके, कम से कम फ्यूल खर्च करके हम लोग क्या करते हैं, पुश कर करके हम धीरे धीरे 200 से 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहले सैटेलाइट भेजते हैं और फिर इसको धक्का मार के इसको 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा देते हैं। तो ये एक सस्ता और साथ ही साथ एक बहुत यूनिक तरीका है कि हम कम से कम फ्यूल में, ठीक है, कम से कम ईंधन में हम क्या करते हैं, 200 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर पहले सैटेलाइट को डालकर और फिर उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और साथ ही साथ थोड़े थोड़े फ्यूल को जलाकर हम क्या करते हैं, उसे 36,000 किलोमीटर की दूरी पर भेज देते हैं। तो ये जो तरीका होता है ये काफी सस्ता पड़ता है और काफी फ्यूल इफिशियंट तरीका होता है और इस ऑर्बिट को हम जीटीओ कहते हैं। तो जीटीओ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूमता नहीं है, बल्कि जीटीओ ऑर्बिट एक तरीके से
जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है, यानी कि लियो से जियो में हम सैटेलाइट को इसकी मदद से ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज्यादातर हम अपने खर्चे को बचाने के लिए, फ्यूल को बचाने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस तरीके के ऑर्बिट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन पहुंचाते कहां पर है? जियो ऑर्बिट में ही सैटेलाइट को भेजा जाता है। तो ये एक यूनिक ऑर्बिट है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसका यूज आजकल भारत बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इसे जीटीओ ऑर्बिट कहते हैं बच्चों। अब ये ऑर्बिट आप समझ गए, कक्षाएं समझ गए बच्चों, कक्षाएं समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अपने सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। सैटेलाइट सिस्टम का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि एग्जैक्टली भारत जो है वो अपने विभिन्न प्रकार के सैटेलाइटों का सिस्टम जो है वो डेवलप कर चुका है, यानी कि अलग अलग सेवाओं को देने वाला अलग अलग सैटेलाइटों का सिस्टम डेवलप कर चुका है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो भारत में जो संचार उपग्रह हैं, समझिएगा बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, होप कि आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। तो भारत जो है अपने जितने भी संचार उपग्रह हैं, जितने भी भारत संचार उपग्रह हैं और भारत के जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, भारत के जितने भी संचार उपग्रह हैं और भारत के जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, इनका एक पूरा का पूरा उसने ग्रुप बना दिया है। और इस ग्रुप को बनाकर मतलब संचार उपग्रह हैं और मौसमी उपग्रह हैं, इनको पूरा एक सिस्टम में बांध दिया है, या एक सिस्टम के तहत जो है इनको लॉन्च करता है। और इस सिस्टम को इनसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनसेट, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत दो तरीके के सैटेलाइट उपग्रह भेजे जाते हैं, एक संचार उपग्रह होते हैं, दूसरे मौसमी उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो जितने भी संचार उपग्रह हैं, जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, वो भारत के इनसेट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, भारत के राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंतर्गत आते हैं। ये जो है हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का सिस्टम है। ठीक है, तो इसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली कहा जाता है। और इसमें जो है वो एक पूरी श्रृंखला है। तो दूर संचार में ये हमारी मदद करते हैं, प्रसारण में हमारी मदद करते हैं, मौसम विज्ञान में मदद करते हैं, खोज और बचाव कार्यों के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। और इसका जो पहला सैटेलाइट, इस सीरीज का पहला सैटेलाइट यानी इनसेट सिस्टम का जो पहला सैटेलाइट है 1983 में लॉन्च किया गया था। नाम था इनसेट 1B। इनसेट 1B नाम का सैटेलाइट इसकी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा कि भारत ने मौसमी उपग्रह और भारत ने जो है वो दूर संचार उपग्रहों की एक प्रणाली बना रखी है, जिसके अंतर्गत दो तरीके के उपग्रह आते हैं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली कहा जाता है। इस सीरीज में जो है, इस सीरीज में हम लोग दूर संचार, इस सीरीज की मदद से हम दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्यों के लिए इसका उपयोग, इस पूरे सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस सीरीज का पहला सैटेलाइट इनसेट 1B था, जिसे 1983 में लॉन्च किया गया था। यह जो है भारत सरकार के 5 विभाग, भारत के अंतरिक्ष विभाग, भारत के मौसम विभाग, भारत के जो है वो कह सकते हैं कि भारत के आकाशवाणी, दूरदर्शन, ठीक है, भारत के 5 विभाग, भारत के 5 विभागों में पहला आ जाता है भारत का अंतरिक्ष विभाग, भारत का दूरसंचार विभाग, भारत का मौसम विभाग, इसके अलावा चौथा दूरदर्शन और पांचवा आकाशवाणी। ये 5 विभागों का ये संयुक्त उद्यम है। यानी ये जो है 5 विभाग जो हैं कुल मिला के इसकी सेवाएं लेते हैं और कुल मिलाकर इसकी सेवाएं यानी इस पूरे उपग्रह प्रणाली की सेवाएं लेते हैं और हमें जो है यहाँ की भारत की आम जनता को इन सेवाओं को प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो हासन और भोपाल में रखा गया है। तो इसका नियंत्रण जो सेंटर है वो कहां रखा गया है? हासन में और भोपाल में। हासन जो है वो कर्नाटका में है और भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणालियों का हमारे भारत के पास सिस्टम है। यानी भारत में मैंने जो सुदूर संवेदन उपग्रहों का पूरा सिस्टम बताया था, जिसमें IRS के सैटेलाइट आते हैं, कार्टोसैट के सैटेलाइट आते हैं। ठीक है, कार्टोसैट के सैटेलाइट आते हैं, इसके अलावा रीसैट नाम के सैटेलाइट आते हैं, इसके अलावा जो है हाइसिस नाम के सैटेलाइट आते हैं, इसके अलावा जो है वो EOS नाम के सैटेलाइट आते हैं। तो इन सैटेलाइटों का पूरा जो सिस्टम बनाया गया है उसे हम लोग IRS सिस्टम बोलते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, जिसे भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए विभिन्न प्रकार का डेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत में जो है विभिन्न प्रकार की जो है वो, जैसे जोशीमठ में
जोशीमठ में एक तरीके से भूस्खलन की, जोशीमठ के एरिया में भूस्खलन हुआ था, तो भूस्खलन कितना बड़ा था, कैसे कैसे ये घटना घटी थी, उसका पूरा ये चित्र आपको नजर आ रहा है। ये भारत के सुदूर संवेदन उपग्रहों ने भेजा है। इसके अलावा जो है वो आपके साउथ इंडिया में कुछ लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो उनके इस तरीके के चित्र उसने भेजे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे गलवान वैली में चाइना जैसे हम लोगों पर कब्जा कर रहा था, तो देखिए गलवान वैली है जहां पर पहले खाली दिख रहा है, लेकिन बाद में यहाँ का चाइना का जो है वो बिल्डिंग्स और वहां की जो ट्रक वगैरह दिखाई पड़ रही, यानी चाइना धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। तो मैंने बताया था ना कि इसकी मदद से क्या किया जाता है कि हम अपने बॉर्डर एरिया का भी निगरानी कर सकते हैं, मौसम की भी हमारे पर्यावरण में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, कहां पर कितनी दुर्घटनाएं हो रही, उन सब का हम जायजा ले सकते हैं। तो सुदूर संवेदन उपग्रह बच्चों की पूरी प्रणाली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली हमें हर जगह, ठीक है, जिसके अंदर वो सारे सैटेलाइट जो मैंने अभी आप नाम दिए थे वो सब भेजे गए हैं, जो विभिन्न प्रकार का हमें डेटा प्रदान करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये जो डेटा प्रदान किया जाता है इसका जो है कृषि एवं वन संरक्षण में इसको उपयोग किया जाता है, फसल पैटर्न विश्लेषण को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, मिट्टी की नमी मापने के लिए यूज किया जाता है, जल प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है, जल संसाधन प्रबंधन में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे जलाशयों, नदियों, भूजल जल स्तर की निगरानी करने में इनका यूज किया जाता है। मैंने जैसे पहले बताया कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के जो डेटा होते हैं इसकी मदद से इकट्ठा किए जाते हैं, आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग किया जाता है, शहरी और ग्रामीण विकास, कहीं पर सड़क गुजर रही है, कहीं पर पुल बनाना है, तो इसी चित्रों के माध्यम से हम पता करते हैं कहां से सड़क गुजारनी है, कहां से जो है वो रोड गुजारनी है, कहां से हमें नहरें गुजारनी है। तो शहरी और ग्रामीण विकास में इनके डेटा का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारी रक्षा और सुरक्षा, जैसे मैंने बताया ना, बॉर्डर एरिया को लोकेट करने के लिए भी इन उपग्रहों का यूज, यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो हमारी जो भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली है, जिसे आईआरएस के नाम से जानते हैं, इसका जो पहला उपग्रह भेजा गया था 1987 में भेजा गया था, ठीक है, 1988 में भेजा गया था, आईआरएस 1A के नाम से था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे उपग्रह जो नाम मैंने आप लोगों को बताए वो सारे उपग्रह भेजे, उन नामों के बहुत सारे सीरीज वाले उपग्रह भेजे जा चुके हैं। तो आईआरएस 1A इस प्रणाली का, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली का पहला उपग्रह था। ठीक है बच्चों, फिर इसके अलावा हम लोगों ने नेविगेशन उपग्रहों को भेजने के लिए हमने एक सिस्टम शुरू किया, यानी भारत का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम हमने लॉन्च किया। ठीक है, अभी जीपीएस सिस्टम अमेरिका का है, अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है, तो हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें अपना जो नेविगेशन सिस्टम है वो खुद डेवलप करना है, अपना रिमोट सेंसिंग वो अपना जो है वो नौ परिवहन उपग्रह खुद भेजना है। इसके लिए हम लोगों ने जो उपग्रह प्रणाली लॉन्च की उसे इरनस के नाम से जाना जाता है। इरनस मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम या इरनस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में से भारतीय क्षेत्रीय नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली कहते हैं। इसे बाद में इसका नाम नाविक रख दिया गया, भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन के नाम से इसे जाना गया। तो इरनस और नाविक, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो इरनस और नाविक जो है बच्चों वो एक दूसरे के नाम और उपनाम है। ठीक है, और ये हमें नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि भारत का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम होगा, जिसके अंतर्गत 7 उपग्रह भेजे गए हैं, 7 उपग्रहों को भेजा गया है। ये 7 उपग्रह क्या करेंगे? पृथ्वी का जो भारत है उस भारत के 1500 किलोमीटर इधर और 1500 किलोमीटर इधर के एरिया को ये क्या करेंगे बच्चों? कवर करेंगे। ठीक है, यानी इन सब एरिया में ये अपना नेविगेशन मतलब आपको कहीं पे भी जाना है तो आप जीपीएस का ना यूज करके इरनस का यूज कर सकते हैं। तो 1500 किलोमीटर इधर पृथ्वी, 1500 किलोमीटर इधर, 1500 ऊपर, 1500 नीचे उपग्रह भेजे गए हैं। मतलब आप इसकी सेवाएं ले सकते हैं। इन सेवाओं के लिए 7 उपग्रह भेजे गए हैं, एक यहां लगाया गया है, एक यहां पर लगाया गया है, एक यहां पर, कहां पर भेजा गया है इसे? जियो ऑर्बिट में, यानी कि भूतुल्यकालिक उपग्रह, भूतुल्यकालिक जो है वो जो कक्षा है वहां पर भेजे गए हैं। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर इसको भेजा गया। तो कुल मिलाकर 7 हो गए, 3 इधर और 1 इधर, यानी कि 7 हो गए। तो 7 उपग्रहों को इस तरह से सजाकर हमने भारत और भारत क्षेत्र के 1500 किलोमीटर दोनों तरफ हमने नौ परिवहन यानी कि नेविगेशन जो है वो सेवाओं को देना शुरू कर दिया है। ठीक है, शुरू कर दिया है। और इसके ये 2 तरीके की
सेवाएं देगा। पहला होगा मानक पोजीशनिंग सर्विस, जो सभी उपयोगकर्ता यानी भारत का हर नागरिक इसका उपयोग कर सकता है, जिसे मानक पोजीशनिंग सर्विस कहेंगे। और एक प्रतिबंधित सेवा दी जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस दी जाएगी, जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाएगी, जैसे कि आर्मी के लोग हैं, वो लोग इसकी इन सेवाओं का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप जो है जैसे कि कुछ हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं, जो काफी स्टैंडर्ड होंगी और साथ ही साथ इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड का मतलब ये हो जाता है कि उनकी जो मतलब उनकी लोकेशन का पता कोई और नहीं कर सकता, वो हैक नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो सर्विस होंगी वो हम सबको मिलेगी, जिसे मानक पोजीशनिंग सर्विस या स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस कहते हैं। और प्रतिबंधित सेवा यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो है वो हमारे आर्मी को, हमारी नेवी को, हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको दी जाएगी। तो हम लोगों ने इसमें इरनस नाम के सैटेलाइट्स को भेजा है। इरनस नाम के सैटेलाइट्स को इरनस 1A के नाम से, 1B के नाम से, इरनस 1C के नाम से, इरनस 1D के नाम से भेजना शुरू किया। और इसके बाद हमने इरनस नाम के कई उपग्रह इस सीरीज में भेजे हैं। इसके अलावा अब नई सीरीज या नए जनरेशन की जो सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है वो एनवीएस नाम से शुरू की है। तो पहले हम इरनस के नाम से नेविगेशन उपग्रहों को भेजते थे और अब जो है एनवीएस के नाम से हम नौ परिवहन उपग्रहों को भेजते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनका यूज कहां पर किया जाएगा? तो इनका यूज किया जाएगा परिवहन में, स्थलीय, हवाई, समुद्री, किसी तरीके का परिवहन करना है, कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, तो जितने भी हमारे हवाई जहाज हैं, हमारे समुद्री जहाज हैं, हमारे जो है गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, सब इस नेविगेशन का उपयोग करके कहीं से कहीं पर पहुंच सकती हैं। इसके अलावा स्थान आधारित सेवाएं आपको प्रोवाइड करनी है। स्थान आधारित मतलब जैसे लोकेशन बेस्ड सर्विस है, आप बता देते हैं कि मेरी दुकान यहां पर है, तो वो लोकेशन बेस्ड सर्विस जो अभी हम जीपीएस के माध्यम से देते हैं कि हमारी जो है वो दुकान यहां पर मौजूद है, तो अभी हम जीपीएस के माध्यम से बताते हैं कि मेरी दुकान यहां पर मौजूद है, जीपीएस पर है, तो हम बताएंगे कि इरनस पर देख लो हमारी दुकान यहां पर मौजूद है। इसके अलावा हम पर्सनल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। संसाधनों की निगरानी में इसका उपयोग किया जा सकता है, भूगोल वगैरह के सर्वेक्षण में इनका उपयोग किया जा सकता है। जो आपके मोबाइल पर टाइम आता है, जो आपके डिजिटल क्लॉक में टाइम आता है, वो इसी के द्वारा निर्धारित होता है। सब इसी वजह से हर जगह के मोबाइल का जो टाइम होता है या जो आपका कंप्यूटर पर जो टाइम आता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि ये जीपीएस के थ्रू ही आता है। तो अभी जीपीएस के थ्रू आते हैं, अमेरिका के नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से आता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके इरनस की मदद से आएगा। इसके अलावा जीवन की सुरक्षा संबंधित चेतावनी, मतलब कभी भी कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लोकेशन जो है वो सेफ है, कौन सी लोकेशन जो है वो अनसेफ है, तो इसमें भी आप इसका यूज कर सकेंगे। इसके अलावा जैसे अमेरिका का तो जीपीएस है, हमने इरनस बना लिया, ठीक है, हमने इरनस बना लिया, अमेरिका का जीपीएस है, जीपीएस को पहले नेवस्टार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसी तरीके से दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपना खुद का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, तो उनमें से जैसे गैलीलियो है, गैलीलियो यूरोपीय यूनियन का है, ये याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ग्लोनास है, ये रूस का है, किसका है? रूस का है। चाइना का जो है बीडू है, जिसे अब कंपास के नाम से भी जाना जा रहा है, तो कंपास के नाम से भी जाना जा रहा है, चाइना का है ये, ठीक है। इंडिया का आपको पता ही हो गया, QZSS जो है वो है जापान का। तो ये सब नेविगेशन सिस्टम है जो अलग अलग देशों के हैं, ठीक है। तो अमेरिकन, लेकिन हम जो है अभी तक अमेरिका का ही यूज करते हैं, ठीक है, या अब इरनस यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। गैलीलियो यूरोपीय यूनियन वाले करते हैं, रूस वाले ग्लोनास करते हैं और चाइना वाले जो है कंपास यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक और सिस्टम है जो कि एग्जैक्ट हम लोगों के नेविगेशन में मदद कर रहा है, लेकिन ये स्पेशली बनाया गया है हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे हवाई जहाज हैं उन हवाई जहाज़ों के नेविगेशन के लिए बनाया गया है, और उनको एयरपोर्ट पे वो सही अच्छी तरीके से लैंड कर सकें, वहाँ से जो है वो सही से उड़ान भर सकें। तो उसके लिए एक नेविगेशन सिस्टम, एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, भारत ने डेवलप किया है, जिसे हम लोग गगन के नाम से जानते हैं। तो गगन क्या है? गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये एक तरीके का टेक्निकल, ये गगन
गगन तो हमने नाम दिया है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, लेकिन इसको टेक्निकली बोला जाता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, एसबीएस, यानी सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं कि हवाई जहाजों को हम जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपको पता है कि कोई भी जहाज जब किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहां पर जो है एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसको गाइड करता है सही से लैंड करने के लिए और सही से वहां से टेक ऑफ करने के लिए। लेकिन यहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया गया है, और यहां पर सैटेलाइट, यानी जब हवाई जहाज रनवे पर दौड़ेगा उड़ान भरने के लिए या रनवे पर लैंड करने वाला होगा तो वो सैटेलाइट आधारित, यानी सैटेलाइट से कांटेक्ट में रहेगा और सैटेलाइट ही उसे रास्ता दिखाएगा लैंड करने का, और रास्ता दिखाएगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, और साथ ही साथ वहां पर जो है वहां किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करना हुआ या एयरपोर्ट से उड़ान भरना हुआ तो वो सारा जो है वो अपने आप जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सैटेलाइट ही जो है उसको गाइड करेगा उस जहाज को, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो हमारे कमर्शियल जो जेट्स हो, हमारे जो यात्री जहाज हो, ठीक है, उनको गाइड करेगा। तो ये दुनिया का चौथा, भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने सैटेलाइट पर आधारित नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया, जो हमारे यात्री जहाजों को और फाइटर जेट्स को जो है वो मतलब हमारे जो फाइटर जेट्स और हमारे जो हवाई जहाज होंगे वो मोस्टली डिपेंड होंगे किस पर, सैटेलाइट पर, यानी सैटेलाइट के ही रास्ते, जो सैटेलाइट की ही मदद से लैंड भी करेंगे, सैटेलाइट की मदद से उड़ान भरेंगे और सैटेलाइट की मदद से ही वो अपना रास्ता तय करेंगे। तो इसमें जो सैटेलाइटों का यूज किया गया है वो यूज किया गया है पहली बात तो जीपीएस सिस्टम, यानी कि नेविगेशन के लिए हमने जो है अमेरिका के जीपीएस सिस्टम का यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 8, जीसैट 10 और जीसैट 15 का यूज किया है। तो जीसैट जीपीएस सैटेलाइट प्लस जो है वो जीसैट 8, जीसैट 10, जीसैट 15 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से हमारे हवाई जहाज जो है वो अब किसी भी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं, वहां से उड़ान भर सकते हैं और अपना रास्ता तय कर सकते हैं। तो इसको टेक्निकली कहा गया है एसबीएस सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिसका भारतीय नाम जो हमने दिया है वो दिया है आपका जो है वो गगन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसका नाम दिया गया है गगन। इसको जो है भारत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर डेवलप किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर डेवलप किया है। अब कहेंगे फायदा क्या होगा, तो फायदा यह है कि सबसे पहली बात तो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सिस्टम है जो ज्यादातर ह्यूमन बेस्ड है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरी चीज यह है कि इसकी मदद से जो है वो हम छोटा रास्ता तय कर सकते हैं और साथ ही साथ दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। तो इस वजह से इस सिस्टम को हमने अपनाया है। दुनिया का मैंने आपको बताया चौथा इस तरीके का एसबीएस सिस्टम है। हम लोग इससे पहले जो है अमेरिका में अमेरिका जो है वास नाम से इसका इस तरीके के एसबीएस सिस्टम का यूज करता है, यूरोप जो है इग्नोस नाम से यूज करता है और जापान जो है एमएसएएस के नाम से इस तरीके के एसबीएस सिस्टम को, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम को यूज करता है। भारत चौथा दुनिया का देश है जिसको जो गगन के नाम से एसबीएस सिस्टम को यूज करता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भारत का जो एयरलाइंस है जिसे इंडिगो बोलते हैं, इंडिगो भारत की पहली एयरलाइंस है जिसने इसका यूज करना शुरू कर दिया, पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है। तो ये हमारा कुछ सैटेलाइट सिस्टम था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। अब हम लोग प्रक्षेपण यानों के बारे में देखेंगे, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में देखेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लॉन्च व्हीकल यानी वो रॉकेट जो कि सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट में, उनकी कक्षा में, उनके लो अर्थ ऑर्बिट में, जियो ऑर्बिट में, जीटीओ ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, ऐसे जो रॉकेट्स होते हैं, उन्हें लॉन्च व्हीकल्स या प्रक्षेपण यान कहते हैं। ये 4 प्रकार के हैं जो भारत में डेवलप किए गए हैं। पहला पीएसएलवी है जिसका पूरा नाम ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। दूसरा जीएसएलवी है जिसे भूतुल्यकालिक या भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। तीसरा जो है आरएलवी है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है, जिसे पुनः प्रयोग प्रक्षेपण यान के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल है। तो ये चार जो है वो लॉन्च व्हीकल जो है हमने जो है वो बनाए हैं उपग्रहों को छोड़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पीएसएलवी की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे बोलते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है बच्चों। और ये जो है इसमें यहां पर इस जगह पर रखा जाता है सैटेलाइट, ठीक है। ये जो है पूरी सैटेलाइट बस कहलाती है और यहीं पर जो है हम सैटेलाइट्स को रखते हैं। अब ये सैटेलाइट जो है वो हम एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, मतलब कि 1600-1700 किलोग्राम का के सैटेलाइट इसमें रखे जा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मतलब इतने ही किलोग्राम के, मतलब आप चाहें तो जैसे 1500 किलोग्राम रखा जाना है तो आप 15-15 किलोग्राम के 100 सैटेलाइट इसमें रख सकते हैं, या फिर 1500 किलोग्राम का एक सिंगल सैटेलाइट रख सकते हैं। मतलब अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी यानी वहन क्षमता जो है अगर 1500 किलोग्राम की है तो 1500 किलोग्राम के सैटेलाइट इसमें रखे जा सकते हैं। बाकी ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ये पूरे इंजन होते हैं, ठीक है। ये इंजन होते हैं, ये इंजन जो है 4 इंजनों वाला है, यानी 4 इंजन इसमें लगे हुए हैं। एक इंजन, 2 इंजन, ठीक है, 3 इंजन और 4 इंजन, यानी 4 इंजनों से ये चलता है, ठीक है। 4 इंजनों से चलता है। इस 4 इंजनों में अलग अलग तरीके के फ्यूल, अलग अलग तरीके के ईंधन यूज किए जाते हैं बच्चों। इसमें 2 तरीके के ईंधन यूज किए जाते हैं। ठोस ईंधन यूज किया जाता है। ठोस ईंधन जो है वो एसटीपीबी के नाम से आता है। एसटीपीबी का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। ये ठोस ईंधन जो इसमें यूज किया जाता है। और दूसरा इसमें तरल ईंधन यूज किया जाता है। 2 तरीके का तरल ईंधन यूज किया जाता है। एक यूडीएमएच है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन, ये लिखा हुआ है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। और दूसरा तरल ईंधन जो हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर वो एमएमएच है, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन है, ठीक है। मोनोमिथाइल हाइड्राजीन है, ठीक है। मोनोमिथाइल हाइड्राजीन का यूज इसमें करते हैं। तो एक तरीके के ठोस ईंधन का इसमें उपयोग करते हैं, 2 तरीके के तरल ईंधन का यूज करते हैं। तो इसमें जो पहला जो इंजन होता है उसको हम स्टेज 1 कहते हैं, ठीक है। स्टेज 1 कहा जाता है। ये सॉलिड इंजन से चलता है, एसटीपीबी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन से चलता है। दूसरा इंजन स्टेज 2 कहलाता है और ये चलता है यूडीएमएस से, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन यानी लिक्विड इंजन से। थर्ड इंजन जो इसका चलता है वो स्टेज 3 कहलाता है बच्चों। और ये जो स्टेज 3 जो चलता है वो एसटीपीबी यानी सॉलिड फ्यूल से चलता है, ठीक है। और चौथा इंजन जो इसमें यूज होता है वो स्टेज 4 कहलाता है। और ये स्टेज 4 जो कहलाता है ये चलता है लिक्विड ईंधन एमएमएच से चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 इंजन अलग अलग तरीके के फ्यूल से चलते हैं। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें बूस्टर कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? प्रणोदक कहा जाता है या इन्हें बूस्टर कहा जाता है। ये बूस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारी लॉन्च व्हीकल होता है उसको स्पीड अप करते हैं, उनको और गति प्रदान करते हैं। ये जो बूस्टर होते हैं ठोस ईंधन से चलते हैं। किससे चलते हैं? ठोस ईंधन से चलने वाले बूस्टर होते हैं, यानी एसटीपीबी से बने हुए बूस्टर होते हैं। ठोस ईंधन बूस्टर इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारे पीएसएलवी की बनावट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बनावट है बच्चों, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बनावट है। और हमारे पास जो पीएसएलवी है बच्चों, पहले तो हमने जो पीएसएलवी बनाया था उसके बारे में अगर बात बताऊं तो पीएसएलवी हमने जो बनाया था वो स्पेशली बनाया था पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, ध्रुवीय उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, मतलब कि 200 से लेकर 2000 किलोमीटर के सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन हमारा जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम बना रहे थे, यानी कि जीएसएलवी बना रहे थे, उसमें कुछ तकनीकी कमियां थी जिनको हम बनाने में वक्त लगा, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर था जिसकी वजह से हमें वक्त लगा। तो जीएसएलवी जो कि 36,000 किलोमीटर की सैटेलाइट, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकता था, जिसे हम डेवलप कर रहे थे, तो उसमें देरी होने की वजह से, कई कारणों की वजह से जब देरी हुई तो हमने क्या किया, इसी पीएसएलवी को मॉडिफाई कर करके हमने इससे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यानी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर भी सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से ये जो हमारा पीएसएलवी है इसके कई वर्जन्स हैं, यानी कि कई प्रकार हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे पीएसएलवी का एक वर्जन है पीएसएलवी सीवी या सीएवी के नाम से
जाना जाता है, ठीक है, कोर वर्जन या कोर अलोन वर्जन के नाम से जाना जाता है। कोर वर्जन यानी कोर वर्जन के नाम से या कोर अलोन वर्जन के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी तरीके के बूस्टर नहीं यूज किए जाते हैं, इसमें बूस्टर का उपयोग नहीं होता, ठीक है, इसमें बूस्टर का उपयोग जो मैंने आपको दिखाया था ना, सॉलिड बूस्टर का उपयोग नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इसमें ठोस तरल ईंधन का उपयोग होता है, तो नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंजन पर आधारित होते हैं, इसमें बूस्टर यूज नहीं होता है, और इसकी मदद से हम लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट यानी पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट यानी 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट हम लोग इसकी मदद से बच्चों भेजते हैं, ठीक है, ज्यादातर भेजते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमने बनाया इसी को मॉडिफाई करके पीएसएलवी को, और उसका नाम दिया जो है पीएसएलवी, वैसे तो जी भी बनाया था लेकिन अभी जो हमारे पास मौजूद है पीएसएलवी एक्सेल, ठीक है, बनाया है। और ये जो पीएसएलवी एक्सेल है इसमें 6 बूस्टर का यूज किया गया है, 6 बूस्टर उपयोग में लाए गए हैं, ठोस बूस्टर का उपयोग किया गया है, और इसकी मदद से हम लियो में भी सैटेलाइट भेज सकते हैं, जियो में भी सैटेलाइट भेज सकते हैं, ठीक है, यानी कि 36,000 किलोमीटर पर भी सैटेलाइट भेज सकते हैं। इसी की मदद से हमने हमने जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान जो है वो 1 भी इसी की मदद से भेजा था, और इसी की मदद से हमने मंगलयान भी भेजा था, ठीक है। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 हमने जीएसएलवी की मदद से, तब तक हम डेवलप कर चुके थे, उसकी मदद से भेजा 2 और 3, लेकिन चंद्रयान 1 2008 में और मंगलयान जो 2013 में भेजा था वो इसी की मदद से भेजा था, पीएसएलवी एक्सेल की मदद से। इसमें 6 बूस्टर का उपयोग किया गया था। इसके अलावा अभी हमने पीएसएलवी का एक वर्जन बनाया है क्यूएल, ठीक है, क्यूएल बनाया है, जिसमें हमने 4 बूस्टर का यूज किया है, ठीक है, 4 बूस्टर का यूज किया है, और ये जो 4 बूस्टर का यूज किया है, और इसमें भारी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए हम इसका उपयोग आजकल कर रहे हैं। इसके अलावा पीएसएलवी का ही एक वर्जन और हमने बनाया है, पीएसएलवी डीएल, जिसमें 2 बूस्टर का उपयोग किया गया है, ठीक है, 2 बूस्टर का उपयोग किया गया है, और इसमें भी हम लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो भारी सैटेलाइटों को भेजने के लिए, थोड़े मतलब इससे कम भारी सैटेलाइटों को भेजने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से पीएसएलवी के इस वक्त हमारे पास कई वर्जन हैं, आधारित हैं किस पर, बूस्टर पर अलग अलग वर्जन हमने बनाए हैं। सीवी में कोई बूस्टर नहीं है, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए एक्सेल में 6 बूस्टर हैं, लियो, जियो, चंद्रयान 1, मंगलयान 1 सब इससे भेजे जा चुके हैं। क्यूएल में 4 बूस्टर यूज किया गया है भारी लियो सैटेलाइट को भेजने के लिए, डीएल में जो है 2 बूस्टर लियो में भारी सैटेलाइट को भेजने के लिए यूज किया गया है, ठीक है, यूज किया गया है। क्यूएल एक्सेल सबसे सफल जो है वो लॉन्च व्हीकल रहा है भारत का, इसलिए इसे वर्किंग हॉर्स ऑफ द इसरो भी कहा जाता है, यानी कि काम करने वाला मेहनती घोड़ा जो है वो, क्योंकि काफी सफल रहा है और काफी सस्ते में सैटेलाइट को लॉन्च करता है ये पीएसएलवी। तो पीएसएलवी के ये सारे वर्जन जो है भारत के पास मौजूद है, जिनकी मदद से विभिन्न प्रकार के सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट सैटेलाइट इससे लॉन्च किया गया है बच्चों, वो लॉन्च किया गया है मई 18 को 2025 को, जिसमें पीएसएलवी एक्सेल की मदद से हमने EOS-09, EOS जैसे आप बताइए बच्चों किस मतलब कौन सा सैटेलाइट है, ये किस प्रकार का सैटेलाइट है? बिल्कुल सही आपने बताया, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है EOS जो 9। तो EOS-09 को भेजा गया था पीएसएलवी एक्सेल की मदद से। जो लेटेस्ट उड़ान हमारी पीएसएलवी की मदद से भरी गई है, लॉन्च की गई है, वो है पीएसएलवी एक्सेल की मदद से EOS-09 मई 18 2025 को लॉन्च किया गया, जो कि थोड़ा सा असफल रहा था, नॉट अकम्प्लिश्ड, यानी पूरी तरह से जो है ये सफल नहीं हुआ था, ठीक है बच्चों। तो इसकी ये बातें होती हैं, सफलता असफलता सब लगी रहती है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सफल हो रहे हैं 10 बार, एक बार असफल हुए, तो ये साइंस में, विज्ञान में कहा जाता है असफलताएं नहीं होती हैं, फिर बल्कि हर असफलता जो है आपको बताती है कि किस तरीके से ये काम अब नहीं करना है, जिससे कि अगली बार आप सफल हो जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर इसके बाद हम लोग जीएसएलवी पर बात करें तो जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसे कहा जाता है, हिंदी में इसे बोला जाता है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो ये जो जीएसएलवी है बच्चों, जीएसएलवी जो है इसकी खास बात ये होती है कि ये जीएसएलवी की खास बात ये होती है कि ये सॉलिड
और लिक्विड और क्रायोजेनिक ईंधन से चलता है। ठीक है, इसमें जो ईंधन यूज किया जाता है सॉलिड ईंधन यूज किया जाता है। सॉलिड ईंधन जो है इसमें यूज किया जाता है वही एसटीपीबी यूज किया जाता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और लिक्विड ईंधन जो है इसमें यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। और इसमें जो है थर्ड स्टेज में यूज किया जाता है क्रायोजेनिक फ्यूल, क्रायोजेनिक ईंधन का यूज किया जाता है, जिसमें हम तरल हाइड्रोजन का यूज करते हैं, तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर का यूज करते हैं, यानी तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक ईंधन इंजन के अंतर्गत। क्रायोजेनिक जो ईंधन होते हैं उसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करते हैं, और इसको जलाने के लिए जो ऑक्सीडाइजर ऑक्सीकारक का यूज किया जाता है वो लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो -183 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होता है। तो ये इधर की तरफ से -253 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड हाइड्रोजन होती है, ये जाती है कंबस्शन चेंबर में, यानी कि जहां पर दहन कक्ष होता है, जहां पर ये ईंधन जलता है। इधर से ऑक्सीडाइजर जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजर जाता है आपके कंबस्शन चेंबर में, तो ये दोनों जाकर यहां पर जलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करती है, जलाती है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक तीसरा टैंक होता है जिसे हम लोग हीलियम गैस टैंक बोलते हैं, जो इन दोनों टैंक्स में, यानी हाइड्रोजन के टैंक में और ऑक्सीजन के टैंक में प्रेशर मेंटेन करता है, जिससे कि सही अच्छी तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबस्शन चेंबर में आ सके, जलें और बूस्ट मिले। तो सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन और उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन। तो ये जो जिस इंजन में यूज किया जाता है तरल हाइड्रोजन तरल ऑक्सीजन, ये क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। हमारे पास दो जो है वो भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जीएसएलवीज हैं, जिनमें से ये है, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जीएसएलवी MK2 के नाम से जाना जाता है, जीएसएलवी मार्क 2 यानी टाइप 2 के नाम से जाना जाता है। जीएसएलवी MK1 हमने बनाया था, ठीक है, रशिया के क्रायोजेनिक इंजन की मदद से, जिसको हमने टेस्ट और ट्रायल के लिए यूज किया था, जिसको हमने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज किया था, अनुसंधान और विकास के लिए डेवलप किया था। उसके बाद उसको हमने रिटायर कर दिया। अभी हमारे पास कौन सा मौजूद है, जीएसएलवी MK2 यानी जीएसएलवी का MK मतलब टाइप 2 हमारे पास मौजूद है, जो 3 तरीके के फ्यूल से चलता है। कौन कौन सा मैंने आपको बताया, सॉलिड, फिर इसके बाद लिक्विड, और थर्ड स्टेज में हम किसका यूज करते हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हमने किया है। ठीक है, और ये जो है, ये जो जीएसएलवी है बच्चों, ये जीएसएलवी MK2 जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट भेज सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये लॉन्च कर सकता है, और जियो ऑर्बिट में यानी 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में लगभग 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये लॉन्च कर सकता है। ये क्षमता है, इसकी वहन क्षमता है। ठीक है, जबकि जो हमारा PSLV है वो मैक्सिमम, अब आप सवाल उठा सकते हैं, जब हमारे पास सर PSLV है वो जो है वो लियो ऑर्बिट में भी जियो ऑर्बिट में भी सैटेलाइट भेज सकता है, तो इसकी क्या जरूरत थी? इसकी इसलिए जरूरत थी क्योंकि हमारा जो PSLV है वो बहुत अच्छा सैटेलाइट लॉन्च करता है, जियो में भी लियो में भी हर जगह सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, लेकिन उसकी वहन क्षमता कम है। उसकी वहन क्षमता 1500 से लेकर 1700 किलोग्राम की तक की है। इसमें हम जो है लियो ऑर्बिट में भारी सैटेलाइट भेज सकते हैं 5000 किलोग्राम के, और जियो ऑर्बिट में लगभग 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेज सकते हैं। इसी का जो सबसे एडवांस वर्जन है, ये दुनिया की सबसे हैवी सैटेलाइट्स को ले जाने की क्षमता वाला वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि ये नहीं कर रहा हूं कि सबसे अच्छा है, लेकिन दुनिया के जो टॉप लॉन्च व्हीकल्स हैं, टॉप प्रक्षेपण यान हैं, जो सबसे भारी सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकते हैं, उनमें से एक है। ठीक है, एक है जिसका नाम GSLV MK2 है। क्या नाम है इसका बच्चों? इसका नाम है GSLV MK2 का सॉरी MK3 है। ठीक है, GSLV MK3, वो GSLV MK2 था, ये GSLV MK3 है। अब इसका नाम हमने बदल दिया है, इसका नाम हमने रख दिया है LVM3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा गया है इसे। ठीक है, और ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी 3 इंजनों से चलता है। ठीक है, वही सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक से चलता है, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि ये जो वहन क्षमता इसकी है, जितने भारी सैटेलाइटों को ले जा सकता है, तो इसकी जो पेलोड क्षमता है उनमें से जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ये कम से कम
8,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है, और जियो ऑर्बिट में ये कम से कम जो है 4,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है। तो इसकी वहन क्षमता बहुत ज्यादा है। अभी हाल में चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, और अभी हाल में जो है हमने CMS-03 नाम का टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो भारत का सबसे भारी सैटेलाइट था, उसको हमने इसी की मदद से लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भारी सैटेलाइटों को ले जा सकता है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में हमने जो है वो GSLV MK2 की मदद से, GSLV MK2 की मदद से हमने जो लॉन्च किया था सैटेलाइट जनवरी 29, 2025 को। ठीक है, NVS-02 लॉन्च किया था। ठीक है, और GSLV MK3 से, यानी कि LVM-3 से जो हमने हाल GSLV MK3 से जो हमने हाल फिलहाल में सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो CMS-03 भेजा है 2 नवंबर 2025 से, 2 नवंबर 2025 को भेजा है। ठीक है, तो बिल्कुल करंट अफेयर के साथ आपको अपडेट कर दे रहा हूं। इसके अलावा हमने अभी हम लोग भारत का जो अंतरिक्ष यान, हम लोग भारत जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें भारत क्या करने जा रहा है कि भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, मानव को, हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग किस मिशन के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग गगनयान मिशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो गगनयान मिशन हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक है, भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजेंगे। तो इन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए हमने जो LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको मैंने अभी आपको बताया, इसको हमने मॉडिफाई किया है, इनके लायक बनाया है कि 3, और इसमें और भी सुरक्षा व्यवस्था करी है कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को कोई नुकसान ना हो, और इतना पेलोड, भारी पेलोड ये जो है वो स्पेस कैप्सूल का, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठकर जाएंगे, उसको ये उठा सके, उसको ये लॉन्च कर सके। तो एक मॉडिफाइड गगनयान मिशन के लिए स्पेशली मॉडिफाइड लॉन्च व्हीकल हमने तैयार किया है, और उसका नाम रखा है मानव रेटेड LVM-3, या ह्यूमन रेटेड LVM-3 का नाम दिया है। तो LVM-3 ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है फॉर गगनयान मिशन, फॉर जो है वो ह्यूमन ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए हमने इसको मॉडिफाई किया है, और इसको नाम दिया है जो है वो HLVM-3, या ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम दिया है। ठीक है, गगनयान मिशन क्या है, इसे हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें हम लोग डिटेल पर में इसकी बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग एक और मिशन पर काम कर रहे हैं, RLV पर काम कर रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो बार बार हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी अभी चाहे वो PSLV यूज कीजिए, चाहे GSLV यूज कीजिए, वो अंतरिक्ष में जाते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और फिर वहीं पर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो वापस धरती पर नहीं लौटते हैं, जिससे कि हमारे इंजन वगैरह सब खराब हो जाते, मतलब नष्ट हो जाते हैं, तो उनका कोई यूज नहीं होता, उनको हम रीयूज नहीं कर सकते, उनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, और फिर वापस धरती पर उतर आएगा। बाद में इसमें फ्यूल भरकर फिर हम इसको लॉन्च करेंगे, फिर वापस उतर आएगा। तो इससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा, हमें जो है हमारे समय कम लगेगा। तो इसलिए हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये बनाना चाहते नहीं, हम बना रहे हैं, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। तो RLV को अब हम लोग पुष्पक के नाम से भी जानने लगे हैं। ठीक है, इसका नाम रखा गया है पुष्पक, जो बार बार, कम से कम 100 बार, ठीक है, 100 बार जो है ये अंतरिक्ष में जो है सैटेलाइट को छोड़कर वापस आ सकेगा। ठीक है, और इसका पुनः उपयोग बार बार किया जा सकेगा। इसका पहला परीक्षण हमने मई 23, 2016 को किया था, जो पूरी तरीके से सफल हो गया था। फिर उसके बाद हमने जो है वो इसके बहुत सारे परीक्षण हमने किए। अभी हम लोगों ने इसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट भी किया है, जो कि कर्नाटका के एक एयरपोर्ट पर हमने इसको लैंड कराकर देखा। ठीक है, पहले जो इसका प्रयोग किया था, उसमें पहले चरण में पहले जो इसका हमने टेस्ट किया था 2016 में, उसमें हमने समुद्र में इसको उतारा था। फिर उसके बाद इसको हमने धरती पर उतारा, यानी कि जो है जमीन पर इसको लैंड कराया, और इसको कई बार ये मिशन हमने किया, जिसको लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। और जो हम लोगों ने 2023 में भी किया, 2024 में भी किया, और फाइनली जो है वो अब हमारे पास जो है वो पहले हमने 2023 में भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको जो है हम लोगों ने जो है वो कर्नाटका के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में इसको हमने लैंड कराया था, जमीन में यानी कि रनवे पर लैंड कराया था। फिर यही LEX लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हमने मार्च 22,
2024 को भी किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। फिर हमने जून 23 2024 को भी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट वहीं किया, कर्नाटका में भी, चित्रदुर्ग में किया। तो हम अभी तक इसको समुद्र में भी उतार चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसको जो है रनवे पर भी, यानी कि जो हमारा रनवे होता है उस पर भी हमने सही सलामत इसको 3 बार उतार लिया है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है, एक बार समुद्र में उतारने के, 3 बार जो है वो उस पर रनवे पर उतारने के सफल हो चुके हैं। अब इसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा और फाइनली जो है माना जा रहा है 2028 से 2030 तक ये हमारे पास जो है वो आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेज में अभी है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो भारत में जो है वो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है हम लोगों ने बनाया है, जिसे SSLV के नाम से जानते हैं, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसे जाना जाता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के नाम से इसे जानते हैं। इसकी ये एग्जैक्टली मोस्टली बच्चों ये इस तरह से दिखाई पड़ता है और ये ठोस ईंधन से चलता है। ठोस ईंधन वही STPB से चलता है। तो मुख्यतः इसमें मल्टीपल स्टेजेस नहीं होती हैं, बल्कि ये और विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग इसके अंदर नहीं किया जाता। इसके अंदर ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, STPB का यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ टर्मिनल फेज में, लास्ट स्टेज में थोड़ा सा लिक्विड ईंधन यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये ठोस ईंधन से चलता है। इसकी क्षमता क्या है बच्चों? लगभग लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है। 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 300 से लेकर 500 किलोग्राम का सैटेलाइट जो है ये 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, तो ये काम तो PSLV भी कर दे रहा है, तो इसको बनाने की क्या जरूरत है? पहली जरूरत क्यों है? क्योंकि जो पहली जरूरत तो ये है कि जो PSLV होता है बच्चों वो मल्टीपल स्टेजेस का होता है और साथ ही साथ इतने छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ा PSLV तैयार करना पड़ता है, जो काफी खर्चीला पड़ता है। इसमें सिर्फ सॉलिड फ्यूल यूज हो रहा है, सिर्फ सॉलिड फ्यूल यूज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम खर्चे में इन छोटे सैटेलाइटों को हम 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेज देंगे, तो ये काफी सस्ता कर देगा। हमारी लॉन्चिंग कॉस्ट जो होगी वो काफी कम हो जाएगी। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि अगर PSLV से कोई लॉन्च आप कराते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी 3 से 4 महीने लग जाते हैं तैयारी में और उसके लॉन्चिंग में। तो आपने ऑर्डर आज दिया तो कम से कम 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, चाहे वो हम लोग अपना खुद का भारतीय उपग्रह लॉन्च करना चाहें या विदेशी हमसे लॉन्च करवाना चाहें, तो दोनों कंडीशन में 3 से 4 महीने का वक्त लगता था, जो काफी लंबा समय होता है। ठीक है, तो इसकी बात क्या होती है? जो ये SSLV हमने तैयार किया, जो सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात है कि 300 से 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को 500 किलोग्राम के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए अगर आप ऑर्डर आज देते हैं तो सिर्फ 72 घंटे के अंदर हम इसको तैयार करके लॉन्च कर सकते हैं। तो ये वाला हुआ कि आज के जमाने का ये ब्लिंकिट है। आज के जमाने का, पहले हम लोग जो है वो कोई सामान दिल्ली से मंगवाते थे तो 15 दिन बाद आता था, फिर कुछ दिन के बाद में होने लगा कि 1 हफ्ते में आने लगा, जब ये आपकी जो डिलीवरी मतलब एक तरीके से ये ई-कॉम जो कंपनियां आई, ठीक है, तो उनमें आया। और अब क्या है कि आप 24 घंटे के अंदर ले लीजिए, और अब उससे भी जल्दी हो गया कि ब्लिंकिट हो गया कि मना पलक झपकाई और तुरंत हाजिर सामान, 5 मिनट में, 2 मिनट में हाजिर सामान। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या धीरे धीरे उन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो हमें अच्छा भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए और फास्ट भी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया को, फ्यूचर के क्राइटेरिया को पूरा करता है, चाहे वो देसी सैटेलाइट भेजने हो, चाहे विदेशी सैटेलाइट भेजने हो, कि ये सस्ता भी भेजेगा, इसके अच्छा भी भेजेगा और जल्दी भी भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी खास बात है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। तो ये इसके लिए, इसके लॉन्च करने के लिए एक अलग से जो है लॉन्च पैड बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टनम नाम की जगह है, वहां पर एक अलग तरीके का लॉन्च पैड बनाया जा रहा है स्पेशली SSLV को लॉन्च करने के लिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये
बात हो गई। इसके अलावा बच्चों अभी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काफी काम कर रहे हैं। भारत के प्राइवेट कंपनियां, भारत की जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में बहुत सारी कंपनियां जो है अमेरिका में और चाइना में और यूरोप में, जहां पे बहुत सारी सरकारी एजेंसियां तो हैं ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में लॉन्च कर रही हैं, सैटेलाइट बना रही हैं, सैटेलाइटों को लॉन्च कर रही हैं। लेकिन भारत में इसकी कमी थी, लेकिन अब भारत में भी ये कमी दूर होने जा रही है। ठीक है, जैसे अमेरिका में स्पेस एक्स है, वैसे भारत में भी अब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बन रही हैं जो कि सैटेलाइट बना रही हैं, लॉन्च व्हीकल्स बना रही हैं। ठीक है, इस पर काम हो रहा है। तो भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना खुद का लॉन्च व्हीकल, अपना खुद का रॉकेट बनाया, जिसका नाम था स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि इस कंपनी का नाम था स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने विक्रम एस रॉकेट बनाया और इसको लॉन्च किया और इस मिशन को नाम दिया था प्रारंभ, 18 नवंबर 2022 को। तो भारत की पहली प्राइवेट एजेंसी जिसने अपना रॉकेट बनाया और सैटेलाइट और अपना रॉकेट बनाकर उसको लॉन्च करके उसका परीक्षण किया, उसका टेस्ट किया, और उस रॉकेट का नाम था विक्रम एस रॉकेट और उस कंपनी का नाम था स्काई रूट एरोस्पेस, और इस मिशन को बोला गया प्रारंभ, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था अपने। ठीक है, ये कारनामा हुआ। इसके अलावा भारत की एक कंपनी है पिक्सल, प्राइवेट कंपनी है पिक्सल, जिसने अप्रैल 2022 में अपना खुद का सैटेलाइट, अपना खुद का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम है शकुंतला। तो भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया गया। पिक्सल कंपनी का ये सैटेलाइट था, सैटेलाइट का नाम था शकुंतला। इसको अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत की पहली कंपनी पिक्सल है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट बनाया है, और भारत की पहली कंपनी स्काई रूट है जिसने अपना खुद का रॉकेट बनाया है। तो इसने सैटेलाइट बनाया है, उपग्रह बनाया है, शकुंतला नाम का भारत का पहला कंपनी बनी जिसने अपना खुद का उपग्रह बनाया है, और यह भारत की पहली कंपनी बनी स्काई रूट जिसने अपना खुद का रॉकेट बनाया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लें तो अमेरिका जो दुनिया की टॉप प्राइवेट कंपनियां जो कि स्पेस के सेक्टर में काम कर रही हैं वो देख लेते हैं जरिए। तो सबसे नंबर 1 पर आती है स्पेस एक्स, जो अमेरिका की कंपनी है। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है जो कि यूनाइटेड स्टेट की, अमेरिका की कंपनी है। इसके अलावा एरियन स्पेस है जो फ्रांस की है, जो कि प्राइवेट कंपनी है। ब्लू ऑरिजिन है, ये भी अमेरिका की है, ये भी मतलब वन ऑफ द टॉप 5 में बनी हुई है। एक्सियोम स्पेस है, ये भी अमेरिका की है, ये भी प्राइवेट कंपनी है जो सैटेलाइट्स को सैटेलाइट को, इवन के अंतरिक्ष यात्रियों को भी लॉन्च करती है। अभी एक्सियोम स्पेस की मदद से ही जो हमारे जो मतलब स्पेस यात्री हैं आपके शुभांशु शुक्ला, वो इसी की मदद से जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। इसके अलावा आई स्पेस जो है वो जापान की है। ठीक है, तो ये सब टॉप कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जिनके बारे में पता होना जरूरी है कि भारत की प्राइवेट एजेंसियां जो कि स्पेस के सेक्टर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसमें आता है आपका अग्निकुल कॉस्मोस है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल बनाती है यानी रॉकेट बनाती है। ठीक है, इसके अलावा बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, ये सैटेलाइट बनाती है, लॉन्च व्हीकल भी बनाती है, यानी सैटेलाइट और रॉकेट दोनों बनाती है ये। ठीक है, ध्रुवा स्पेस है, ठीक है, ये सैटेलाइट से बनाती है। स्पेस ओवरकॉर्प है जो कि रिसर्च करती है, यानी ना सैटेलाइट बनाती है ना रॉकेट बनाती है, बल्कि जो भी सैटेलाइट वगैरह से डेटा प्राप्त होता है उस पर अनुसंधान का काम करती है, रिसर्च का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा पिक्सल है, पिक्सल कंपनी जो है, मैंने आपको पहले बताया कि भारत की पहली कंपनी जिसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया, तो यह अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स को बनाती है। इसके अलावा सैटेलाइज नाम की कंपनी है जो सैटेलाइट्स को बनाती है, और स्काई रूट एरोस्पेस है जो कि लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यानों को बनाती है, रॉकेट्स को बनाती है। तो होप ये सारी चीजें बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो ये बच्चों पार्ट 1 था, जो पार्ट 1 था आपके स्पेस टेक्नोलॉजी का, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, जो मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं। होप कि ये पूरी की पूरा लेक्चर जो है वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को इसमें मौका मिला होगा। ठीक है, और अब पार्ट 2 में हम लोग अंतरिक्ष के जो मिशंस वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।